हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एजुकेशन हब के अंदर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि जो हमारा चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है उसके हमने आरबीएससी के आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2010 से लेकर 2023 इन सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अब हम क्या करेंगे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो चैप्टर नंबर 3 है इसके जो क्वेश्चंस है हमारे 2010 से लेकर 2023 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो डेरिवेशंस हैं उनको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके नोट्स में वैसे ऑलरेडी है। और उसके बाद में भी मैं क्या करूंगा, जैसे ही हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी चैप्टर वाइज, उसके बाद में मैं सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट जितने भी डेरिवेशंस हैं उनकी अलग से एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा इजी रहेगा। क्योंकि पहला अपना जो मोटिव है सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि जो डेरिवेशन जितने भी वो सारे के सारे आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, और जिनके पास नोट्स नहीं है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें और मैं उनका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड करवा दूंगा, जितने भी आपके पास डेरिवेशन आपको चाहिए हैं। सबसे पहले हम 2023 के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो क्या है, नीचे प्रदर्शित चित्र में रंग सूचक प्रतिरोध में प्रतिशत सहनता टॉलरेंस कितनी होगी ये आपको बतानी है। ये अपन को डायग्राम दिया गया है। तो सबसे पहले हमें पता है कोई भी जो कार्बन प्रतिरोध होता है उसके अंदर जो पहला होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, अंक को प्रदर्शित करता है। उसके बाद दूसरा जो है वो भी किसको प्रदर्शित करता है, अंक को प्रदर्शित करता है। उसके बाद जो तीसरा है वो किसको प्रदर्शित करता है, उसके गुणक को। जबकि जो चौथा जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, वहां पे उसके टॉलरेंस को या सहनता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे कौन सा कलर है, सुनहरा कलर। और सुनहरा कलर के लिए हमें पता है जो टॉलरेंस होता है वो कितना होता है, +-5% होता है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शन बी है वो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन है। नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर यदि कोई भी अर्धचालक है, ठीक है, कोई भी आपके पास अर्धचालक है, यदि मैं क्या करता हूं उसके ताप में वृद्धि करता हूं, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या होता है, उसकी चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और प्रतिरोधकता में क्या होती है, आपकी कमी होती है। क्यों कि चालकता क्या होती है आपकी, प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर क्या होती है, प्रतिरोधकता हमेशा कम होती है या घटती है। ठीक है, तो अगर ताप में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोधकता में क्या होगा, मान में कमी आएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास, व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित परिपथ चित्र बनाकर शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। अब देखो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो आपको पता है ये पूरा व्हीटस्टोन सेतु क्या है, पूरा का पूरा डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु होता है इस तरह से। ये आपका व्हीटस्टोन सेतु होता है, ये होता है पी आर्म, ये होती है क्यू आर्म, ये होती है आर आर्म और ये होती है एस आर्म। ठीक है, और ये यहाँ से इस तरह से ये परिपथ से आपका कनेक्टेड होता है। और इन दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं, एक आपका गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और यहाँ पे कुंजी K2 लगा देते हैं इस तरह से। और इनके साथ अपन क्या करते हैं, एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं और इसके साथ में क्या कुंजी K2 को भी क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। ये आपका व्हीटस्टोन का सेतु का क्या होता है, डायग्राम होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर शून्य विक्षेप स्थिति के प्रतिबंध, मतलब इसका जो डेरिवेशन होता है उसके अंदर डेरिवेशन के अंदर शून्य विक्षेप स्थिति के प्रतिबंध क्या आता है, पी अपॉन क्यू बराबर क्या आता है, आर अपॉन एस आता है। ठीक है, और व्हीटस्टोन सेतु काम में किस लिए लिया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने। तो इसका पूरा डेरिवेशन है वो आप नोट्स में से कर लेना, क्योंकि डेरिवेशन अगर मैं करवाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको व्हीटस्टोन सेतु को समझाना है और उसके लिए संतुलन जो शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंधी है पी अपॉन क्यू बराबर आर एस को क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। तो ये आप नोट्स में से कर लेना। ठीक है, और यदि आपको नहीं आता है तो मैं इसको प्लेलिस्ट अलग से डालूंगा, जितने भी डेरिवेशंस अपने चैप्टर वाइज, तो वो सारे के सारे आपके डेरिवेशंस आपके हो जाएंगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये किस पे, अब देखो 2023 के सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो चुके हैं। अब आता है अपना 2022 का क्वेश्चन। 2022 के क्वेश्चन में देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मीटर सेतु के एक प्रयोग में ए व बी के मध्य आर बराबर 3 ओम प्रतिरोधक प्रयुक्त करने पर ए सिरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। तो अज्ञात प्रतिरोध एस का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अब देखो वैसे तो मीटर सेतु इस बार आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। ठीक है, ये जो मीटर सेतु है वो आपके सिलेबस में इस बार हटा दिया गया है। परंतु प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, प्रैक्टिकल को ध्यान में रखते हुए कि मीटर सेतु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ अपन मीटर सेतु करेंगे। परंतु विभवमापी इक्वेशंस अपन नहीं करेंगे, क्योंकि विभवमापी आपके सिलेबस में नहीं है तो मीटर सेतु भी नहीं, परंतु क्वेश्चंस जो है आपके बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे, इसलिए अपन इसको करेंगे। तो पहले देखो मीटर सेतु के लिए जो अज्ञात प्रतिरोध होता है उसका जो फॉर्मूला होता है एस बराबर 100 - L अपॉन L इंटू आर। ये क्या होता है, किसी भी मीटर सेतु के कारण
उसका अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है मीटर सेतु की सहायता से। और जो मीटर सेतु होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे क्या करता है, ये आपका काम करता है। तो देखो ये जो आम होती है ये आपको आर दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इस अज्ञात प्रतिरोध का आपको एस को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब ये जो संतुलन लंबाई इसने दे रखी है, ठीक है, ये क्या कहलाती है, एल। तो बाकी देखो हमारा पता है कि जो मीटर सेतु में जो तार लगा होता है वो कितने मीटर का, 1 मीटर का तार लगा होता है। 1 मीटर का तार लगा होने का मतलब टोटल कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर तार हो गया। तो जिसमें 20 सेंटीमीटर क्या है उसकी संतुलन लंबाई है, तो बाकी रिमेनिंग कितनी बची यहाँ पे 100 माइनस 20 मतलब 80 सेंटीमीटर ये बाकी वाली बच गई। तो यहाँ पे s बराबर 100 माइनस एल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 80 है, एल की वैल्यू है 20, इस आर की वैल्यू आपके पास 3 दे रखी है, तो ये 0 से 0 गया, 2 से ये 4 बढ़ गया, तो s की वैल्यू यहाँ पे अपने पास आ गई 12 ओम। ये इसका होगा आपका सही आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता लिखी है। तो ताप पर निर्भरता लिखेंगे तो वापस वही बात, अगर अपन अर्धचालक जो है, यदि अर्धचालक जो है अगर इसके ताप में क्या करते हैं हम लोग, वृद्धि करते हैं, अगर ताप में हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो इसकी प्रतिरोधकता के मान में क्या होगी, कमी आएगी। प्रतिरोधकता के मान में क्या आती है आपकी, कमी आती है। तो यही आपको इसमें लिखना है। यदि चालकता के रिस्पेक्ट में पूछो तो चालकता के मान में क्या होती है, इसमें चालकता के मान में क्या होती है आपकी, वृद्धि होती है, और प्रतिरोधकता से क्या होती है, कमी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 व E2 दे रखा है, और आंतरिक प्रतिरोध क्रम से आपको क्या देखा है, R1 और R2 दे रखा है। दोनों सेलों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, तो संयोजन का सिर्फ तुल्य विद्युत वाहक बल लिखना है, मतलब सिर्फ आपको उसका क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो हमें पता है कि जब भी, पहले बात तो ये ध्यान में रखना आपको, इसको किस कहते हैं, कि इसको समांतर क्रम, ठीक है। दो सेलों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, पहले तो उस चीज को ध्यान रखना है। तो देखो जैसे मान लो ये कोई पहला सेल है, ठीक है, प्लस माइनस ये एप्सिलॉन, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है R1। इसके साथ मैंने क्या किया, दूसरा सेल और कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस, मान लो इसका विद्युत वाहक 1 है, इसका 2 है, और इसके साथ इसका आंतरिक प्रतिरोध R2। इस तरह से अगर मैं इनको संयोजित कर दूं, ठीक है, इन दोनों को संयोजित करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको इसको समांतर क्रम में क्या करना है, इसको संयोजित करना है। जब आप इस दोनों को संयोजित करोगे तो इन दोनों को संयोजन से जो इनका तुल्य विद्युत वाहक बल का मान आएगा, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, वो आपकी आएगी एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन 1 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये क्या आएगी आपके पास, ई इक्विवेलेंट या तुल्य विद्युत वाहक बल की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आपका होता है फॉर्मूला किसका, जब भी दो सेलों को समांतर क्रम में हम क्या करते हैं या पार्श्व क्रम में क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, उसके लिए तुल्य विद्युत वाहक बल का ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होते हैं, इलेक्ट्रॉन परिपथों में कार्बन प्रतिरोधक व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। कोई दो कारण बताओ कि प्रतिरोध जो होते हैं हमारे, उनको अपन काम में क्यों लेते हैं, सबसे ज्यादा पर काम में उसमें क्यों लेते हैं, इसका रीजन क्या होता है। देखो इसका सबसे पहला जो रीजन होता है कि ये जो प्रतिरोध जो होते हैं, कार्बन प्रतिरोध, वो क्या होते हैं, बहुत ही पहली चीज तो क्या होता है, जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं बहुत ही सस्ते होते हैं, और आकार में क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, प्लस क्या होते हैं, आकार में क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ताकि आसानी से किसी भी परिपथ में क्या होते हैं, आपके लग जाते हैं। नंबर 2 क्या होते हैं, ये जो प्रतिरोध जो होते हैं, प्रतिरोध जो होते हैं बहुत ही सुसंहत होते हैं। इस सुसंहत का मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, किसी भी परिपथ में आसानी से क्या लग जाते हैं, आपके लग जाते हैं। इसलिए ये दो रीजंस मैंने आपको बता दी कि पहला तो क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सस्ते होते हैं, और आकार में क्या होते हैं, आपके छोटे होते हैं, इसलिए इसको आसानी से परिपथ में लगाना इजी होता है। दूसरा के प्रतिरोध सुसंहत होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, इसको किसी भी परिपथ में अपन आसानी से लगा सकते हैं। तो ये दो रीजन है आपके कभी भी कार्बन प्रतिरोध को उपयोग में लेने का सबसे ज्यादा रीजन है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इस बार सैंपल पेपर 2024 के अंदर भी आपको दिया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, और उसके हिसाब से मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके मेन पेपर में भी रिपीट हो जाए, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में चलो हम सॉल्व करते हैं। पहला क्या क्वेश्चन इसके अंदर कि यदि प्रत्येक 12 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक एक घनीय परिपथ जाल में जुड़े हो, तो घन के विकिरण सम्मुख कोनों के मध्य इस परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक घनीय परिपथ है, देखो ये मान लो आपके पास एक कोई घन है, ठीक है, ये मेरे पास कोई एक घन है, ये मैंने आपका घन बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह से मैंने एक घन बना दिया है, ये आपका घनीय परिपथ है। फिर इसने क्या बोला, यदि प्रत्येक 12 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो मतलब ये भी क्या आपके 12 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे ये भी क्या है 12 ओम का प्रतिरोध है, ये भी कितने का है 12 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे ये भी 12 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे ये भी कितने 12 ओम का प्रतिरोध है, और ये भी कितना है 12 ओम का प्रतिरोध है।
ये भी कितने 12 ओम का प्रतिरोध है, 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 ये भी कितने 12 ओम। इस तरह से 12 प्रतिरोध यहाँ पे लगे हुए हैं, मतलब सारी भुजाओं में क्या लगे हैं आपके प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये जो जितने भी प्रतिरोध लगे हैं इनका मान कितना है, स्मॉल आर मान लिया मैंने। ठीक है, अब इसने आगे क्या पूछा है कि तो घन के विकिरण समूह कौन है, तो ये क्या है, विकिरण समूह कौन है, ये वाला कौन है और ये क्या है, विकिरण समूह कौन है के मध्य इस परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध, आपको मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालना है इन दोनों के बीच का। ठीक है, अगर आपको इस तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों के बीच में क्या लगानी पड़ेगी, एक बैटरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, जिसका विद्युत वाहक बल क्या है आपका एप्सिलॉन है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसके दोनों के बीच में क्या लगा लिया, एक विद्युत वाहक बल अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें से जो मान लो धारा, आप चाहो तो इसमें 3i मान सकते हो, चाहे आप i बना के इसको सोल्व कर सकते हो। फॉर इजी कैलकुलेशन मैं मानता हूँ कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, मेरी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 3i प्रवाहित हो रही है। i से करना चाहो तो i से कर लो, बट कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 3i से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो कैसे होते हैं वो, और देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे धारा जो प्रवाहित की कितनी करी, 3i प्रवाहित की, तो यहाँ पे इस धारा को 3 रास्ते मिले, तो यहाँ पे धारा कितनी जाएगी, समान प्रतिरोध है तो इधर भी धारा आई जाएगी, इधर भी धारा आई जाएगी और इधर भी धारा क्या जाएगी आपके पास आई जाएगी। ठीक है, जैसे फिर यहाँ पे पहुंचेगा तो इस आई को यहाँ पे दो रास्ते दिखेंगे, तो इधर धारा कितनी जाएगी, समान प्रतिरोध है तो i/2, और इधर भी धारा कितनी जाएगी आपके पास i/2 धारा जाएगी। इस तरह से जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ से पहुंचने से पहले इस कोने को देखते हैं, तो यहाँ से अगर 3i धारा जा रही है तो यहाँ से वापस प्रवेश भी कितनी करेगी, 3i धारा आएगी। इसका मतलब यहाँ से जो धारा आ रही है वो कितनी आएगी आपके पास, i धारा आएगी, यहाँ से भी धारा कितनी आएगी, i धारा आएगी, और यहाँ से भी कितनी धारा आएगी, इसके अंदर i धारा आएगी। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि ये जो जितनी भी लास्ट वाली जो ब्रांचेस जितनी भी शाखा उनमें हमें धारा का मान पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, जो केवीएल का दूसरा नियम होता है, केवीएल जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम हम क्या करेंगे इसके लिए, तो किरचॉफ द्वितीय नियम लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक लूप को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो मान लो मैंने ये लूप की दिशा ये मान ली। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है कि समेशन ऑफ जो आई आर होता है, मतलब जितने भी अवयव लगे होते हैं उनके सिरों पे जो विभव पतन होता है वो किसके बराबर होता है, इसमें जो जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं उन सबके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये क्या होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। तो सबसे पहले कितने अवयव लगे हैं यहाँ पे, देखो एक तो ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ, तीन यहाँ पे तीन अवयव या फिर तीन प्रतिरोध आपके लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखो मैं मान लेता हूं कि ये जो पूरा का पूरा जो प्रतिरोध है, ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि ये जो जितना भी हमारे पास ये जितना भी प्रतिरोध निकलेगा, ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे माना इस परिपथ जाल का तुल्य प्रतिरोध सबका पूरे, तो मैंने माना कैपिटल आर है। अगर इसका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर है तो हमें पता है ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो यहाँ पे V की जगह हमारे पास क्या एप्सिलॉन है, I की जगह धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 3i धारा अपने पास क्या और यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, और कुल प्रतिरोध हमने इसका कितना मान लिया, R मान लिया है। इसको दे देंगे हम समीकरण 1। ये हमने माना है कि इस पूरे का प्रतिरोध कितना निकलेगा, R में निकलेगा। तो उसके आधार पर अगर मैं बताऊं विद्युत वाहक बल या फिर V इक्वल्स टू आई आर के आधार पर बताऊं तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इसके अंदर 3i, और इसके विद्युत वाहक बल का मान कितना है एप्सिलॉन, मतलब V की जगह कितना है एप्सिलॉन है, और यहाँ पे जो आपके पास प्रतिरोध इसका कितना है आर है। तो इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। फिर मैंने क्या किया, इसमें ये सेल लगाने के बाद इसमें अब मैं क्या करूँ, केवीएल लगा रहा हूँ, केवीएल लगा रहा हूँ तो लूप लगा रहा हूँ। लूप लगाने से देखो सबसे पहले अपन इस अवयव की बात करते हैं। यहाँ पे देखो लूप की दिशा और धारा की दिशा दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पे इसके अंदर जो विभव पतन होगा इसके सिरों पे वो कितना होगा आपके पास, मैंने इसको स्मॉल आर माना तो ये कितना होगा आपके पास आई आर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे के अंदर यहाँ पे धारा लूप की दिशा और धारा की दिशा दोनों की सेम है, परंतु इसके अंदर धारा तो प्रवाहित हो रही है आपकी I/2 और इसका प्रतिरोध कितना है आर। ठीक है, इसके बाद में ऊपर वाले आम में बात करते हैं तो यहाँ पे भी कितनी है आपके पास धारा, धारा आपके पास यहाँ पे कितनी आई है और इसका प्रतिरोध कितना आपके पास आर है। तो देखो तो यहाँ पे आई इंटू आर बराबर, अब देखो जब यहाँ पे आएंगे तो माइनस से हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो धनात्मक विद्युत भाग बल कैसा लेते हैं अपन, धनात्मक लेते हैं। तो ये प्लस एप्सिलॉन, ये आपके पास समीकरण। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये तो 2IR प्लस I/2R, मतलब अगर मैं IR कॉमन लूँ यहाँ से तो कितना आएगा 2 प्लस हाफ आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5/2 IR बराबर एप्सिलॉन, ये हमारे पास इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। देखो ये भी किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन की वैल्यू है, ये भी किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन की वैल्यू है। तो यहाँ से अपन लिखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 व इक्वेशन
2 से क्या आ जाएगा अपने पास, जो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी थी वहां पे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू वहां पे तो कितना था 3 r था, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3i कैपिटल R बराबर इधर कितना है 5y 2ir। ठीक है, ये यहाँ से देखो i से i ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 अपॉन में चला है तो r की तुल्य प्रतिरोध ये अपन ने मानना है, तो ये कितना हो जाएगा 5y 6r हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के सब इसी तरह से सोल्व होंगे। ठीक है, तो इस तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू जो आई वो क्या आई, r बराबर 5y 6r। अब हमें पता है इस मोलार की वैल्यू कितनी है, हमें 12 ओम हमें दी हुई है। जब हम इसको 12 ओम को यहाँ पे रखेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 5/6 इंटू आर की वैल्यू 12, तो ये गया 2 बार, तो इसका टोटल कुल तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा आपके पास 10 ओम। यही क्या इसका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस आगे भी हैं। ठीक है, तो वहां पे मैं सिर्फ सीधा इस फॉर्मूले को काम में लूंगा और वहां पे उसकी वैल्यूज रख के उसका आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास 10 ओम, इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 2020 का क्वेश्चन है। 2020 का पहला क्वेश्चन क्या है, आपके मीटर सेतु जो है आपका, मीटर सेतु में संतुलन बिंदु प्राय मध्य भाग में क्यों प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो मीटर सेतु जो होता है उसमें जो संतुलन बिंदु जो होता है हम ढूंढते हैं वो प्राय मध्य भाग में क्यों प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो अब हमें पता है मीटर सेतु की सहायता से हम क्या करते हैं अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं तो उसमें जो प्रतिशत त्रुटि जो होती है, जो अज्ञात प्रतिरोध का जो मान ज्ञात करते हैं उसमें जो प्रतिशत त्रुटि होती है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कम करने के लिए मीटर सेतु में संतुलन बिंदु मध्य भाग में लेते हैं। ठीक है, जो मीटर सेतु की सहायता से हम क्या करते हैं अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला कितना होता है, S इज इक्वल टू क्या होता है 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, ये हमारा होता है अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें जो प्रतिशत जो एरर आती है या फिर प्रतिशत त्रुटि जो आती है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो संतुलन बिंदु लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, हम मध्य भाग में लेते हैं। ये सब रीजन होता है संतुलन बिंदु को मध्य भाग में लेने का। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 2020 का, कि 3 प्रतिरोध जो हैं वो आपके किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। 3 प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन में 30 वोल्ट की बैटरी से 75 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यदि दोनों प्रतिरोधों के जो मान हैं वो 10 ओम एवं 12 ओम हो तो 30 से प्रतिरोध का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करें, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में मतलब इस तरह से, ये पहला प्रतिरोध है, ठीक है, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये आपका तीसरा प्रतिरोध, इस तरह से ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। ठीक है, ये मान लो मेरे पास R1 है और ये मेरे पास R2 है और ये मेरे पास R3 है। ठीक है, इस संयोजन में 30 वोल्ट की बैटरी से, ये 30 वोल्ट की क्या दे रखी है आपके पास बैटरी दे रखी है, संयोजन से कितनी धारा 7.5 एम्पियर धारा आपकी क्या करिए इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, ये दिया हुआ है। यदि दो प्रतिरोधों के मान लो पहला प्रतिरोध है वो 10 ओम है, दूसरा कितना है 12 ओम है, तो इस तीसरे प्रतिरोध R3 की क्या करनी है आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें पता है, अगर इस संयोजन की बात करूं मैं, माना संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो है, तुल्य प्रतिरोध R है, तो अगर R है तो यहाँ पे अपन इस R की तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू, तो R बराबर क्या आएगा अपने पास V अपॉन I। ठीक है, R बराबर क्या आएगा अपने पास V अपॉन I। V की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 वोल्ट, धारा का मान कितना दे रखा है 7.5, तो इसको काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 30 वोल्ट अपॉन 7.5 कितना हो गया आपके पास, ये इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये गया ऊपर गया 3, तो ये हो गया 300 अपॉन 75, 5 से काटते हैं इसको तो ये कितनी बार गया 1 5 और इसको काटा 5 से तो 6 0, इसको काटा तो 4 बार, तो ये कितनी बार गया आपके पास 4 बार गया ये। ठीक है, तो इस R की वैल्यू में टोटल जो अगर आपके पास तुल्य प्रतिरोध की बात करूं उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है। अब देखो हमें पता है संयोजन, अगर मैं समांतर क्रम संयोजन करता हूं तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है 1 अपॉन R बराबर क्या होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही होता है। इस R की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4, R1 की वैल्यू कितनी है 10, R2 की वैल्यू कितनी है 12, R3 की वैल्यू आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। जब हम इस R3 की वैल्यू ज्ञात करें, जब R3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसको, तो R3 की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 15 ओम। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे जो R3 का वैल्यू आएगा अपने पास कितना आएगा 15 ओम आएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया आई थिंक। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस और आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप जब कमेंट करोगे उसी से हम लोग मोटिवेट होते हैं।
मोटिवेट होंगे तो और ज़्यादा अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएँगे, और ज़्यादा वीडियोज़ लेके आएँगे। ठीक है? तो इस तरह से अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और किसी को ज़रूरत हो तो उसको वापस आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में, ठीक है, क्या होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, किसी भी विद्युत परिपथ में जितने भी उसके अंदर अवयव लगे होते हैं तो उनके सिरों पे भी जो विभव पतन होता है उसको क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ आई आर। वो किसके बराबर होता है, उसके अंदर जितने भी विद्युत वाहक बल लगे होते हैं उन सबके बीजगणितीय योग के क्या होता है, ये बराबर होता है। तो समेशन ऑफ एप्सिलॉन एन के बराबर होता है। ये क्या होता है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। ठीक है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, किसी भी विद्युत परिपथ में जितने भी विभव, जितने भी आपके पास अवयव लगे हुए हैं उन सभी के सिरों पे जो विभव पतन जो होता है, उन विभव पतनों का जो बीजगणितीय योग जो होता है हमारा, उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के तुल्य विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, ये बराबर होता है। तो ये क्या कहलाता है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम, समेशन ऑफ आई आर बराबर समेशन ऑफ एप्सिलॉन एन। ये होता है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों, प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का परिपथ चित्र बनाइए। तो विभव मापी आपके सिलेबस में नहीं है तो नॉट इन सिलेबस, इसको आपको करने के क्वेश्चन को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब आगे अपना 2019 के क्वेश्चंस। 2019 के अंदर जो पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो आपका है, जो एक आपको पास कार्बन प्रतिरोध दिया हुआ है, आपको एक कार्बन प्रतिरोध दिया हुआ है। कार्बन प्रतिरोध के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई है कि इसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 22 इंटू 10 की पावर 5 ओम प्लस माइनस 5%। तो इसने पूछा है कि प्रथम वलय ए का रंग क्या होगा। हमें पता है कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू कितनी देगी, 22 इंटू 10 की पावर 5 ओम दे रखा है प्लस माइनस 5%। हमें पता है 5% संहिता किसकी होती है, पहले तो बात ये जानना है, तो गोल्डन कलर मतलब सुनहरे कलर की होती है, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सबसे पहली चीज किसको बताती है, अंक को बताती है। दूसरी भी किसको बताती है, अंक को बताती है। तीसरा किसको बताता है, गुणों को बताता है। और चौथा किसको बताता है, टॉलरेंस या सहनता को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, देखो पहला अंक दूसरा अंक, तो देखो पहला वर्ड क्या, पहला अंक कितना है 2, दूसरा भी कितना है 2, तो ये लाल कलर का 2 है तो इसका सीधा ही 2 आ जाएगा। मतलब 2 इसका है तो इसका मतलब ये क्या सा कलर है, लाल कलर है। तो इसका प्रथम ए का रंग कितना है आपका, लाल कलर का है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत ही, आंसर भी ऑलमोस्ट पेपर में दिया हुआ ही आपको। ये देखो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि व्हीटस्टोन सेतु, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसके अंदर कि यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है तो अज्ञात प्रतिरोध आर की आपको क्या करनी है, इसके अंदर ज्ञात करना है। देखो अज्ञात प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करना है आपको, ये जो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, पहली बात उसमें गिवन है कि संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में होने का मतलब क्या है कि P अपॉन क्यू बराबर क्या दिया हुआ है आपको, R अपॉन एस दिया हुआ है। ठीक है, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस दिया हुआ है। देखो ये अपना P होता है, ये अपना Q होता है, और ये क्या होता है अपना पूरा का पूरा R होता है, पूरा मिला के R होता है, और ये क्या होता है यहाँ पे अपने S होता है। तो ये अपन को गिवन है। तो सबसे पहले PQ की वैल्यू दे रखी है, PQ की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 20, अपॉन Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। ठीक है, फिर R की वैल्यू में क्या दे रखा है यहाँ पे 6 और 8 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो समांतर क्रम के अंदर क्या होता है, अगर आपको याद हो तो अगर इन दोनों का मैं तुल्य प्रतिरोध निकालूं तो मेरे पास कितना आएगा 6 इंटू आर अपॉन 6 प्लस आर आएगा। और ये कैसे आएगा, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन आर डैश बराबर कैसे निकालते हैं कि 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन आर। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास इस तुल्य प्रतिरोध आर डैश की वैल्यू आ जाएगी। जब ये यहाँ पे रखेंगे अपने पास आर की वैल्यू कितनी है 6 इंटू आर अपॉन 6 प्लस आर, अपॉन में कितना आपके पास 1 ओम आपके पास गिवन है। ठीक है, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे आगे देखो, देखो तो 6 इंटू जो आर है आपका, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा क्या, यहाँ पे देखो ये तो आ गया, इधर आ गया 2 अपॉन 1 आ गया, 0 से 0 गया तो 2 अपॉन 1, और इधर कितना गया 6 आर ऊपर, तो और नीचे कितना चला गया 6 प्लस आर, क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो तो 6 प्लस आर ही बनेगा। इधर लेके जाएंगे तो ये कितना बचेगा 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12 प्लस 2 आर बराबर कितना गया 6 आर आ गया आपके पास। और यहाँ से 12 इज इक्वल टू 6 आर माइनस 2 आर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 3 ओम आ जाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 3 ओम इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विभव मापी की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है तो यहाँ पे लिख दो नॉट इन सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि और परिपथ चित्र बनाइए। ठीक है, तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का मतलब वो फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है। एस इज इक्वल टू कितना होता है 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, ये वाला फॉर्मूला आपको डेरिवेशन करना है इस फॉर्मूले का। और डेरिवेशन के लिए मैं अलग से प्ले लिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर सारे के सारे डेरिवेशन डालूंगा। तो ये आप कर लेना, प्रैक्टिकल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कर लेना। तो एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, इसका आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। और डेरिवेशन के लिए मैं आपको अलग से प्ले लिस्ट बना के रखी है मैंने आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आगे अपन 2018 के अंदर, 2018 के अंदर जो पहला क्वेश्चन आपका है वो क्या है, अति चालकता को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। अति चालकता किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है। तो देखो अति चालकता किसे कहते हैं कि जो वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता का मान निम्न ताप पे क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब क्या करते हैं, कोई भी जैसे पदार्थ है, ठीक है, हम क्या करते हैं इसके ताप में क्या करते जाते हैं, कमी करते जाएं, ताप में क्या करते जाएं, कमी करते जाएंगे, तो हमें एक ताप ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर ये क्या होगा, उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी आपकी, शून्य हो जाएगी। प्रतिरोधकता शून्य होने का मतलब क्या है, ये पदार्थ कैसा होंगे, पूर्ण तरह चालक पदार्थ होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, अति चालकता कहते हैं। कि वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता निम्न ताप पर शून्य हो जाती है अति चालक कहलाते हैं। तो ये होती है आपकी अति चालक की परिभाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक चालक का प्रतिरोध x ओम है, वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 3x ओम हो जाता है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक नियत है जिसका मान कितना है 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अब देखो सबसे पहले देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है आर टी, मतलब टी डिग्री टेम्परेचर पे जो आपका प्रतिरोध होता है वो किसके बराबर होता है, आर नोट 1 प्लस एल्फा टी होता है। ठीक है, यदि मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूं आर टी वन टेम्परेचर, मतलब टी वन टेम्परेचर पे जो आपका प्रतिरोध आर वन है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखूंगा, तो आर वन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, आर नोट 1 प्लस एल्फा टी वन। इसी तरह से दूसरे प्रतिरोध आर टू के लिखूंगा, तो आर नोट 1 प्लस एल्फा टी टू हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, समीकरण इसको दे दिया एक, इसको दे दिया समीकरण दो, मैं क्या करूंगा, समीकरण एक में दो का क्या करूंगा, भाग दे दूंगा, दो का क्या करूंगा, भाग दे दूंगा। जब समीकरण एक में दो का भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा, इधर आर वन अपॉन आर टू, इधर क्या आ जाएगा, आर नोट से तो आर नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस एल्फा टी वन अपॉन 1 प्लस एल्फा टी टू। अब देखो ये जो प्रतिरोध ताप गुणांक नियतांक है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा बोलते हैं। इस अल्फा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले T1 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ताप आपको दिया हुआ है, तो T1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और T2 की वैल्यू याद करनी है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 दे रखी है। और इस R1 और R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू तो दे रखी है आपको x ओम, और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 3x ओम दे रखी है। जब अपन यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, R1 की वैल्यू x अपॉन 3x इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा, T1 की वैल्यू 0 तो अपॉन 0, यहाँ पे 1 प्लस एल्फा T2 की वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये तो क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई 0, तो ये तो 0 हो गया, इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ से x कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास 1 अपॉन 3, सामने क्या बच गया 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा T2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या होगा 1 प्लस एल्फा T2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे, इस अल्फा की वैल्यू और रख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो क्या है, अल्फा T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 1 मतलब 2 आ जाएगा। तो इस अल्फा की वैल्यू और यहाँ पे रख देते हैं, तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अपॉन में अल्फा आएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, इस अल्फा की वैल्यू रखने के बाद इसका जो सॉल्यूशन आएगा आपके पास, जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो इसको हटाए तो यहाँ पे कितना हो जाए 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 20/4, 20/4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा क्या। और ये 10 की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो इनटू क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कितना होगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर आ जाएगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वापस आपका व्हीटस्टोन सेतु पूछ लिया गया, और पेपर के लिए इस बार व्हीटस्टोन सेतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाना। डेरिवेशंस अगर आपको नहीं आते हैं तो उसके लिए मैं प्ले लिस्ट डाल दूंगा, मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन ना लें, जितने क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ आप उसको करते रहें। ठीक है, इस बार क्या करना है आपको, किरचॉफ का नियम यूज करना है, मतलब उसके अंदर दोनों के अंदर लूप नियम आपको लगाने हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु में जैसे ये आपका व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है, ये आपका व्हीटस्टोन सेतु है जैसे, और ये आपका व्हीटस्टोन सेतु जैसे इस तरह से, और ये इसके बीच में गैलोमीटर लगा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ है।
तो इसमें दोनों के अंदर आपको क्या करना है, लूप लगाना है, और लूप लगा के किरचॉफ का जो दूसरा नियम है केवीएल उसको लगा के फिर आपको सोल्व करना है, और आपको जो कंडीशन है आपकी पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, इसको क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। तो ये पूरा डेरिवेशन है, ठीक है। इस डेरिवेशन को आप मेरी प्लेलिस्ट में देखें आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि किरचॉफ किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवन वेग को क्या करना है, आपको परिभाषित करना। अपवन वेग क्या होता है भाई, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। अपवन वेग क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके द्वारा जो प्राप्त औसत वेग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपवन वेग कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपवन वेग की परिभाषा क्या होती है आपकी, कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त औसत वेग क्या कहलाता है, आपका अपवन वेग कहलाता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त औसत वेग अपवन वेग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या है, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम आप जानते हो सारे के सारे। ओम का नियम क्या होता है कि यदि अपन क्या करें, किसी भी चालक की जो भौतिक अवस्था होती है, कौन सी भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है, जैसे ताप हो गया, ठीक है, उसके जो ताप जो है उसको नियत रखें, दाब है उसको नियत रखें, तो किसी भी कोई भी जो चालक जो होता है उसके सिरों पे अगर आप विभवांतर आरोपित करें तो उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है, वो समानुपाती होता है। तो V समानुपाती क्या होता है आपके पास, I, ठीक है। किसी चालक के सिरों पे जो उत्पन्न विभवांतर जो होता है प्रवाहित धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही क्या होता है आपके पास ओम का नियम होता है। V इक्वल टू क्या होता है आपके पास, IR, ये आपका होता है ओम का नियम। अब नेक्स्ट पूछा है, इस नियम की दो सीमाएं लिखी हैं। दो सीमाएं लिखने का मतलब है, पहली चीज आपको पता है कि जो चालक जो होता है उसके अंदर अगर मैं V और I के अंदर ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, तो वो हमेशा कैसा आएगा, अगर V समानुपाती आई है तो इसका मतलब कि उनके बीच में कैसे आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी V और I के अंदर, ठीक है। परंतु जैसे उच्च ताप की बात करेंगे तो उच्च ताप के अंदर क्या होता है, जो अपने जो चालक जो होते हैं उच्च तापों के लिए क्या होता है, ये ग्राफ सरल रेखा नहीं आके कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो उच्च तापों के ऊपर किसी भी धात्विक उच्च धाराओं के लिए जो धात्विक चालक होते हैं वो ओमीय नहीं रहते हैं। तो पहली तो ये सीमा होगी। नंबर 2 चीज क्या है, जो 14 नंबर चैप्टर उसमें आप पढ़ोगे डायोड। डायोड के अंदर जब आप वी आई ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से आएगा उसका ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्लस में आप विभवांतर आरोपित कर रहे हो, विभवांतर प्लस के अंदर, और यहाँ पे विभवांतर माइनस में आरोपित करते हो। मतलब जैसे विभव का चिन्ह चेंज करते हैं तो V और I में जो ग्राफ आता है वो सेम नहीं आता। यहाँ पे धनात्मक के लिए कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है और ऋणात्मक के लिए कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है। इसलिए ये भी क्या हो गया, ओम के नियम की सीमा, जैसे डायोड इसका एग्जाम्पल हो गया। तो डायोड कैसी युक्ति होती है, एक अनओमीय युक्ति होती है। जो अनओमीय युक्तियां होती है वही क्या होती है, इस नियम की क्या आपकी बेसिकली सीमाएं हैं, ठीक है। तो ओम का नियम आपको मैंने बता दिया, V इक्वल्स टू IR। उसके बाद में आपका क्या है, जो इसकी सीमाएं हैं वो क्या है, जो अनोमीय युक्तियां हैं वही हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि इसमें 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि परिपथ बंद हो तो सेल की आपको क्या करनी है, टर्मिनल वोल्टता भी ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है वो देखो, हमें क्या दिया, एक 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, उसके साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है। तो ये प्लस माइनस कितना है, 12 वोल्ट है। अब इसके बाद में क्या है, इसमें से क्या कर, एक प्रतिरोध को संयोजित कर देते हैं, मतलब ये कैपिटल आर एक प्रतिरोध मैंने क्या कर दिया, इसे संयोजित कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, ये बोल रहा है 0.5 एम्पियर क्या हो रही है आपकी धारा प्रवाहित हो रही है। आई जो होता है आई बराबर क्या होता है आपका V अपॉन आर, मतलब यहाँ पे तो बैटरी वोल्टेज के एफसाइनन है और यहाँ पे आर मतलब इसका टोटल कुल प्रतिरोध कितना होता है। आई बराबर क्या होता है, जो तुल्य विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध होता है। तो कुल प्रतिरोध यहाँ पे कितना है, R+2 है आपका। तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.5 एम्पियर, इस एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 वोल्ट है। इस आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, 2 ओम आपको दिया क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है तो इसलिए R+2 कर दिया इसको। तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपने पास 22 ओम आ जाएगी। फिर इसने पूछा टर्मिनल वोल्टता, ठीक है। फिर उसने क्या पूछा, टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता जो होती है V इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एप्सिलॉन माइनस आई स्मॉल आर होता है। स्मॉल आर क्या होता है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू तो कितनी है 12 वोल्ट, आई की वैल्यू कितनी है 0.5, इस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी 2 है। तो इसमें से 12 में से 0.5 इंटू 2 मतलब 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये 11 वोल्ट। इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा 11 वोल्ट का।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वर्ष 2016 का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, दिए गए वी आई ग्राफ से प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। मतलब ये जो वी आई ग्राफ दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये V और I के अंदर क्या दिया हमें, ग्राफ दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। मतलब इससे आपको क्या समझ में आता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे I के, तो V इक्वल्स टू क्या होता है IR, ये ओम का नियम आ गया। अब आपको R की वैल्यू निकालनी, तो R इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन I। अब देखो हमें पता है किसी भी ग्राफ के अंदर जो स्लोप या ढाल जो होता है, मतलब इसका जो स्लोप या जो ढाल होगा वो किसको बताता है, टेन थीटा को। ठीक है, और ये टेन थीटा क्या होता है, और अगर V और I के अंदर ग्राफ, तो इसका स्लोप किसको बताएगा, ये R मतलब प्रतिरोध को बताएगा। ठीक है, और इस स्लोप को ज्ञात कैसे करते हैं, डेल V अपॉन डेल I से ज्ञात करते हैं। डेल V का मतलब क्या है, विभवांतर में अंतर, डेल I का मतलब क्या है, धारा के अंदर अंतर। देखो सबसे पहले ये वोल्ट है, तो सबसे पहले इन दोनों के अंदर अंतर देखो। अगर मैं इसको लिखूं डेल V, तो डेल V इक्वल्स टू 4 माइनस 2 अपॉन डेल I की वैल्यू क्या है, 0.2 माइनस 0.1, तो 0.2 माइनस 0.1, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 0.1 आएगा। इस मीन्स ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक लिखिए। धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, धारा घनत्व J बराबर होता है आपका I अपॉन A। ठीक है, तो किसी भी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होती है वो उसका क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। इसका एम्पियर मात्रक होता है धारा का, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। इसके बाद में देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। किरचॉफ का प्रथम नियम हमें पता ही है क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है कि जब भी किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग क्या होता है, जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, आपका बराबर होता है। तो ये तो ऐसा किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, तो ये तो होता है आपका किरचॉफ का नियम के समेशन ऑफ आई, किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का जो बीजगणित योग किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। या फिर किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धाराएं क्या होती है, जाने वाली धाराओं के क्या होती है, बराबर होती है। तो I1 अर्थात I2। ये तो क्या था, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है, समेशन I इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या है अपने पास कि 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ से परिपथ जल के विकिरण समुन्मुखों से कुंडल परिपथ जाल में 2 ओम प्रतिरोध की 12 प्रतिरोधक है, परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था, एक क्यूब ली थी, पर वहां पे जो प्रतिरोध का मान था आपके पास वो कितना था, 12 ओम था। और यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू, जो वहां पे स्मॉल आर माना था, यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 ओम रखी है। तो वहां पे अपने फॉर्मुला क्या निकाला था, तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मुला था अपने पास 5/6 इंटू स्मॉल आर निकाला था। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस इस स्मॉल आर की वैल्यू चेंजेस दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 6 इंटू आर की वैल्यू आपको 2 ओम दे रखी है, तो 6 से ये गया 3 बार। ठीक है सॉरी, ये गया 3 बार और ये आपके पास एक बार, तो ये कितना है, 5/3 ओम आ जाएगा इस आर की वैल्यू। ठीक है, तो सेम पूरा पूरा जो डेरिवेशन अपन ने पहले वहां पे करके सोल्व करके इस क्वेश्चन को वही सोल्व करना है। फिर जहाँ पे ये वैल्यूज आ जाए वहां पे आर की वैल्यू पुट करनी है। आर की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 ओम आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा 2015 का पहला क्वेश्चन, 2015 में पहुंच चुके हैं भाई। देखो सबसे पहला क्या है क्वेश्चन, चित्र में एक ही धातु के दो चालकों की प्रतिरोधकता क्रमशः रो 1 दे रखी है, रो 2 दे रखी है। मतलब इसकी तो दे रखी है आपके पास रो 1 और इसका दे रखा है रो 2। तो रो 1 अनुपात रो 2 निकालना है आपको, रो 1 अपॉन रो 2 का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखो पहला जो आपके पास चालक है उसकी लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। दूसरे चालक की लंबाई इसने क्या कर दी, 2 गुनी कर दी, मतलब 4 सेंटीमीटर कर दी। पर इसने क्या पूछा, प्रतिरोधक का रेशो पूछा है। तो हमें पता है प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता जो होती है वो किसी चालक का क्या होती है, गुण होती है। कोई भी पदार्थ होता है उसका क्या होता है, ये गुण होता है। ये कभी भी लंबाई पे या क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है। अतः रो 1 अपॉन रो 2 दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, तो इनका अनुपात कितना आएगा, 1/1 ही आएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। मीटर सेतु की सहायता से क्या करना है आपको, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसके अंदर और क्या है, सूत्र की व्युत्पत्ति करनी, परिपथ चित्र भी बनाना है। तो देखो इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन है, जो कि मैं अपने डेरिवेशन की जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसके अंदर डाल दूंगा आपको। और इसका जो फॉर्मूला आएगा आपका S इज इक्वल टू जो आएगा ज्ञात प्रतिरोध का 100 - L/L इंटू आर आएगा। इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए हैं।
ठीक है। और ये इस बार सिलेबस में नहीं है आपके, परंतु प्रैक्टिकल्स में है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। सिर्फ मीटर सेतु कोई पढ़ेगा, क्योंकि मीटर सेतु में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है अपने प्रीवियस ईयर्स के, इसलिए। ठीक है, बाई चांस एग्जाम में एग्जामिनर दे दे, कुछ पता नहीं है, अज्ञात इसके मीटर सेतु के साथ अज्ञात बढ़ते हुए मान लीजिए, तो मैं इसका जो डेरिवेशन है वो प्ले लिस्ट के अंदर डाल दूंगा, अब वहां से इसको देख लेना, चैप्टर वाइज जो होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कि विभव प्रवणता को क्या कहिए, परिभाषित कीजिए। विभव प्रवणता, पहली बात तो ये विभव मापी का टॉपिक है। ठीक है, ये जो जो अपने सिलेबस में नहीं है विभव मापी, उसका टॉपिक है, तो ये नॉट इन सिलेबस है आपका, पर फिर भी एक डेफिनेशन है छोटी सी, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे विभव मापी का जो तार जो होता है, ठीक है, आपको पता है उसमें टोटल 10 घेरे होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, ये इस तरह से विभव मापी का ऐसे तार वायरिंग जो होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो विभव मापी का जो तार जो होता है उसकी एकांक लंबाई में जो विभव पतन होता है, मतलब विभवांतर जो होता है एकांक लंबाई में, वो क्या कहलाता है, एकांक लंबाई में विभव पतन क्या कहलाता है, आपका विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता कहलाता है कि विभव मापी के तार में एकांक लंबाई में विभव पतन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। तो देखो, जैसे मान लो एल लंबाई के अंदर कितना है, वी है, तो एकांक लंबाई में क्या होगा, वी अपॉन एल, ये क्या कहलाता है, आपका विभव प्रवणता कहलाता है, वी अपॉन के। तो ये परिभाषा है, पेपर में नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि विभव मापी अपने सिलेबस में नहीं है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, किरचॉफ का संधि नियम लिखिए, और दूसरा क्या करना है आपको, दिए गए चित्र में धारा का मान लिखिए। तो किरचॉफ का संधि नियम हमने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, समेशन ऑफ आई बराबर क्या होता है, 0, कि किसी भी संधि बिंदु के ऊपर जो आने वाली धारा होती है वो जाने वाली धारा के बराबर होती है, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी संधि बिंदु पर जो आपके पास धाराओं का जो बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, आपका शून्य होता है। समेशन ऑफ आई बराबर 0, ये क्या होता है, किरचॉफ का संधि नियम, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है। फिर क्या क्या दिए गए चित्र में धारा आई का मान लिखना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मान लो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया ए और ये, ठीक है, तो देखो, अब मुझे यहाँ पे पहले संधि नियम लगाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा संधि बिंदु ए पर, संधि बिंदु ए पर आने वाली धाराएं। अब सबसे पहले आने वाली धाराएं देखते हैं। यहाँ पे मान लो ये धारा जो जा रही है आपकी आई एम्पियर जा रही है, तो आने वाली धारा कितनी है, यहाँ पे 2 है, प्लस 5 एम्पियर है, प्लस, और तो कोई धारा है नहीं। अब यहाँ से जाने वाली धारा की बात करूं तो कितनी है, 4 एम्पियर है, और आई एम्पियर क्या यहाँ से जा रही है। तो यहाँ से अगर देखेंगे अपन, तो 2 + 5 कितना हुआ, 7 इज इक्वल टू 4 प्लस आई आ गया। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7 - 4, इट मीन्स 3 एम्पियर आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया, तो ये आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3 एम्पियर हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि एक कार्बन प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 62 × 10⁻³ ओम, तथा इसका टॉलरेंस मतलब +5% दे रखा है। तो इसके वर्ड कोड के नाम क्रम से लिखिए। आपको क्या करना है कि जो ये जो वैल्यूज दे रखी है, इसके आधार पे आपको इस प्रतिरोध की जो वैल्यूज हैं, मतलब जो नाम आते हैं कौन कौन सा, सबसे पहले ग्रीन आएगा या रेड आएगा, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैं एक कार्बन प्रतिरोध ही बना लेता हूँ। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये आपकी वलय, 4 वलय हो गई। ठीक है, तो देखो, जो वैल्यूज होती है इसमें पहला चीज किसको बताता है, अंक को बताता है। तो 6 जो होता है, 6 पे क्या होता है आपका, यहाँ पे ब्लू होता है, ब्लू मतलब नीला कलर। नंबर 2, दूसरा भी किसको बताता है, अंक को बताता है। दूसरा जो अंक को बताता है, 2 नंबर पे आपका क्या होता है, यहाँ पे लाल होता है। तीसरा जो 10⁻³ ओम है, ये क्या बताता है, उसके मल्टीपल या इसका गुणक बताता है। तो 10⁻³ ओम जो है वो किसको बताएगा, यहाँ पे ऑरेंज को बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो है आपके पास ±5%, ये टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस किसका होता है, +5, ये गोल्डन कलर का होता है, या सुनहरा जो कलर होता है आपका, सुनहरा कलर। तो इसका मतलब पहला तो क्या हो जाएगा आपका नीला, दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास लाल, तीसरा क्या हो जाएगा आपके पास ऑरेंज मतलब नारंगी कलर, और चौथा जो आपके पास हो जाएगा सुनहरा मतलब गोल्डन कलर। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इसके बाद में। फिर से एक नया डेरिवेशन आ गया अपने पास कि अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का समीकरण J बराबर सिग्मा ई प्राप्त कीजिए। तो देखो भाई, जो ओम के नियम का सूक्ष्म रूप होता है, जहां से अपन ओम के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं, ठीक है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, ठीक है, जहां से अपन ओम के नियम को व्युत्पन्न करते हैं,
तो उसका ये डेरिवेशन है J इक्वल्स टू सिग्मा ई। ठीक है, तो J तो क्या होती है आपकी करंट डेंसिटी या फिर धारा घनत्व होता है। ठीक है, सिग्मा जो होती है वो आपकी क्या होती है, चालकता होती है। ई जो होता है आपका विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये डेरिवेशन आपको करना है। ठीक है, और इसका डेरिवेशन भी मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो सेल हैं आपके पास जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है R1 प्लस R2। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान प्राप्त कीजिए। मतलब ये आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है इसका। ठीक है, और जब आप इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन करोगे, जो ई तुल्य विद्युत वाहक बल है, मतलब जो सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल आएगा। ठीक है, तुल्य विद्युत वाहक बल, सबसे पहले तो आपको सेल का लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो आएगा आपके पास किस में जोड़ना है आपको, इसको श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो सीधा ही आएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 आएगा। ठीक है, और जो आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है आपके पास, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध जो आएगा आपके पास स्मॉल आर इक्विवेलेंट जो आएगा, वो डायरेक्टली आपके पास क्या आएगा R1 प्लस R2 आएगा। ये इनके आंसर आप जब डेरिवेशन सोल्व करोगे तब आएगा, और इसका डेरिवेशन भी मैं अपनी प्ले लिस्ट के अंदर डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, वहां से आप इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आ जाते हैं 2013 के अंदर। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 2013 का क्वेश्चन है। 2013 में क्या पूछा हुआ है कि यदि x की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है। ठीक है, अब हमें पता है x इज इक्वल टू कितना है, 4 ओम। ओम किसका यूनिट होता है, प्रतिरोध का, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट y इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 48 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ओम मीटर किसका मात्रक होता है, प्रतिरोधकता रो का होता है। तो अब आगे क्या बोल रहा है ये कि चालकों की लंबाई आधी करने पर x व i के लिए संगत मान लिखिए। तो अगर मैं क्या करूं, जैसे मान लो कोई एक चालक है, ठीक है, जिसके लिए x और y के मान है, ये x है इसके लिए और ये इसके लिए क्या है, y है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसकी लंबाई को क्या कर रहा हूँ, आधा कर रहा हूँ। मतलब इसकी लंबाई पहले l थी, अब इसकी लंबाई को मैंने क्या कर दिया, l/2 कर दिया। तो उस केस में x और y के मान क्या होंगे, ये इसने आपने एग्जाम में पूछा है। तो देखो, जो क्वेश्चन x, अगर मैं प्रतिरोध की बात करूं, प्रतिरोध R जो आपको दे रखा है x बराबर कितना दे रखा है, 4 ओम। मुझे कैसे पता चला, ओम जो इसका मात्रक है उससे पता चला कि ये प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक है, तो अब प्रतिरोध हमें पता है, प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। अगर मैं लंबाई को आधा करूंगा तो प्रतिरोध भी आपका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अर्थात x की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, जितनी कितनी होगी, 2 ओम हो जाएगी। नंबर 2 चीज ने पूछा y क्या होती है आपकी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता कभी भी लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब क्या होगा, y का मान तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा जो एज ए प्रीवियस जो है। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 48 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। ये क्या रह जाएगा आपके पास, प्रतिरोधकता y की वैल्यू। क्यों, क्योंकि प्रतिरोधकता जो होती है किसी भी पदार्थ का गुण होती है, वो कभी भी लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि मीटर सेतु की, अब देखो इसमें देखो मीटर सेतु किसमें दे रखा है, वो संतुलन अवस्था में दे रखा है, और आपको क्या करना है, अज्ञात प्रतिरोध का मान इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वही हमारा जो फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। इसके अंदर वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, तो ये क्या होता था अपना Q, ये क्या होता था Q, और ये यहाँ पे क्या होता था R, और ये क्या होता था हमारा S। ठीक है, तो इसके आधार पे आप वैल्यूज देख लो। 100 में एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 40 सेंटीमीटर दे रखी है। एल की वैल्यू हमारे पास 40 है, तो 100 माइनस एल कितना हो गया आपके पास, 100 माइनस 1 हो जाए 60। तो यहाँ पे रखें एस इज इक्वल टू 60 अपॉन 40 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 4। 4 से एक बार 4 गया तो ये आएगा, और ये 0 से ये 0 गया, तो एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 6 ओम आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल और 0 से 0, तो 6 बच जाएगा सिर्फ अपने पास यहाँ पे। तो 6 ओम क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आई थिंक आ रहा होगा नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और क्या आपके फीडबैक्स हैं इनको लेके, क्या कमी रह रही है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर सुधार सकता हूँ, तो कृपया उस पर फीडबैक ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, दिए गए परिपथ x व y के मध्य परिणामी प्रतिरोध का मान लिखिए यदि कुंजी K जो आपकी है खुली हो, और क्या हो, कुंजी K जो है आपकी बंद हो। दोनों केस में आपको क्या बताना है, इसका तुल्य प्रतिरोध बताना है।
ठीक है। अब देखो परिणामी प्रतिरोध का मतलब होता है तुल्य प्रतिरोधी आपको निकालना होता है। तो देखो क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है x और y। सबसे पहले तो देखो ये मेरे पास, मैं पहला केस ले लेता हूँ जब कुंजी कैसी हो मेरी, खुली हो। खुली होने का मतलब जैसे ये प्रतिरोध है, ये मेरे पास 6 ओम का प्रतिरोध है, ये मेरे पास 4 ओम का प्रतिरोध है, और ये नीचे 3 ओम का प्रतिरोध है, और ये यहाँ पे 12 ओम का प्रतिरोध है, और इन दोनों के बीच में ये की लगी है। तो अगर ये की खुली होगी तो इसमें कोई भी धारा आपकी प्रवाहित नहीं होगी, तो मतलब इसका कोई, इस आर्म का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो अपने पास सिंपल सा ये जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बन जाएगा, ये 6 ओम, ये 4 ओम, और यहाँ पे ये 3 ओम, और ये कितना बन जाएगा 12 ओम। ठीक है। तो ये तो 6 ओम हो गया, ये आपका 4 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, और ये कितना हो गया 12 ओम हो गया, और ये आपके एक्स और वाई हो गए। तो देखो जैसे ही इसका कोई संबंध नहीं, कोई खुली होगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए इस आर्म को होना नहीं होना कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा। तो अब देखो 6 और 4 किस में है आपके श्रेणी क्रम में, तो कितना बनेगा, ये तो 10 ओम बन जाएगा। यहाँ पे 3 और 12 किस में है श्रेणी क्रम में, तो ये कितना बन जाएगा, 3 + 12 15 ओम बन जाएगा। अर्थात ये आपका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा कि, ठीक है, इसको सिर्फ दोनों को हटा के अपन एक ही प्रतिरोध लगा देंगे यहाँ पे। तो ये तो यहाँ पे कितना हुआ, 10 ओम लग जाएगा, यहाँ पे 15 ओम लग जाएगा, और ये आपका एक्स और वाई हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए अब 10 और ये 15 ओम है, दोनों क्या है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू ये 10 + 15, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150/25। 25 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6/, तो ये आर इक्विवेलेंट इन दोनों के बिटवीन जो आएगा वो कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। अर्थात इसका जो डायग्राम इस तरह से बनेगा, ये x और ये y, और ये हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। ये तो आ गया आपके इसके लिए। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि कुंजी कैसी हो आपकी, बंद हो। यदि कुंजी बंद होगी तो इसका मतलब क्या होगा वो भी देखते हैं। अभी देखो सबसे पहले तो इसको रफ कर लेते हैं अपन। अगर आपने, चलो एक काम करते हैं अपन नया पेज ले लेते हैं, नया पेज लेने के वरना तो ये आपका मिट जाएगा यहाँ से। देखो नेक्स्ट जो आपका दे रखा है आपको क्वेश्चन, उसमें क्या बोला है कि यदि कुंजी बंद हो, बंद होने का मतलब क्या है, जैसे ये आपके पास प्रतिरोध थे, ये आपके पास प्रतिरोध था, ये x और ये आपके पास y, और यहाँ पे ये कुंजी आपकी लगी हुई थी। अगर ये बंद होगी तो मतलब ये ऑन होगी अब। तो अब ये ऑन है, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे रखा है 6 ओम दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 4 ओम दे रखा है, और यहाँ पे कितना दे रखा है 3 ओम दे रखा है, और यहाँ पे कितना दे रखा है 12 ओम दे रखा है। ठीक है। जब ये कुंजी ऑन होगी तो इसका मतलब क्या, ये 6 और 3 ओम अब ये क्या होंगे आपके समांतर क्रम में हो गए। ठीक है। तो इसको, इस डायग्राम को अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ये आपके पास ये इस तरह से, फिर यहाँ पे ये इस तरह से, अगर मैं इसको समांतर क्रम में बनाऊं थोड़ा सा अच्छे से, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसको वापस इस तरह से बना लें अपन, तो ये डायग्राम अब इस तरह से बन जाएगा। वाई ये कितना है 4, ये 6 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम, और ये क्या बन जाएगा 12 ओम। क्यों, कुंजी ऑन है तो मतलब अब इसका महत्व है, इसका महत्व है, तो ये दोनों अपने आप में क्या होंगे, दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे ये वाली चीजें। तो देखो 6 और 3 ओम, अगर यहाँ पे बात करूँ 6 और 3 ओम की, तो मैं समांतर क्रम में, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 6 × 3/6 + 3, मतलब कितना है 6 3 जा कितने आ गए 18/9, मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 ओम आ जाएगी। इसी तरह से इनको सोल्व करेंगे, तो कितने 4 × 12/4 + 12, तो कितना आ जाएगा 48/16, तो कितना आ जाएगा 3 ओम इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसका डायग्राम फिर से बनाऊंगा तो ये डायग्राम इस तरह से बनेगा आपका। यहाँ पे तो आपके पास ये एक आ गया, फिर इसके बाद में ये एक और आ गया यहाँ पे सोल्व करने पे, तो ये कितना है आपके पास 2 ओम आया, और इधर वाला कितना है 3 ओम आया। और ये x है और ये y। अब ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तो 2 + 3 जुड़ के कितना हो जाएंगे 5 ओम हो जाएगा। अर्थात इसका जो आंसर जो आ गया आपके पास ये 5 ओम आ जाएगा। x और y के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध होगा जब कुंजी बंद होगी मतलब ऑन होगी उस केस में आपके पास 5 ओम इसका प्रतिरोध आ जाएगा। यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 2011 का क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है। 2011 क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं अब। दिए हुए परिपथ में x तथा y बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध
है, मतलब x और y के बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो देखो ये संरचना देखते मुझे सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि किसकी संरचना दे रखी है। ये आपको व्हीटस्टोन सेतु की संरचना दे रखी है, अगर आपको ध्यान से देखो तो इसको, तो देखो ये PQRS और ये बीच वाली आर्म जो है आपकी, ये उसके विकिरण है। ठीक है, इसमें धारा आ रही है, इसमें से धारा आपकी जा रही है। तो व्हीटस्टोन सेतु, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये जो दिया गया व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन अवस्था में है या नहीं है। तो संतुलन अवस्था का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, P अपॉन Q बराबर क्या होता है, R अपॉन S। तो सबकी वैल्यू देखो यहाँ पे सेम है, 20 ओम 20 ओम 20 ओम 20 ओम। इसका मतलब क्या, 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू 20 अपॉन 20। संतुलन अवस्था में, अब जब व्हीटस्टोन संतुलन अवस्था में होता है, उस केस में क्या होता है, ये जो बीच वाली आर्म उसमें कोई भी धारा प्रवाहित आपकी नहीं होती है। इसका मतलब क्या करते हैं अपन, इसको हटा सकते हैं। तो इसका जो नया डायग्राम जो बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। क्योंकि बीच वाली आर्म में, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु कैसा है, संतुलन अवस्था में, तो इस तरह बीच वाली आर्म में क्या जाए, कोई भी धारा प्रवाहित आपकी नहीं होगी। तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 20 ओम, ये भी कितना है 20 ओम, ये भी कितना है 20 ओम, ये भी कितना है 20 ओम। ये आपका x और ये आपका y। अब देखो 20 20 ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये तो आ गया एक 40 ओम का। इसी तरह से नीचे वाले भी कितने आ जाएंगे, 40 ओम का। ये आ जाएगा नीचे वाला 40 ओम। तो ये दोनों 40 ओम के क्या है, समांतर क्रम में। तो x और y के बीच में कितना आ जाएगा, 40 इंटू 40 अपॉन 40 प्लस 40। तो ये आ गया आपके पास 1600 अपॉन 80, एक से एक गया। ये 20 ओम इसका क्या आ जाएगा आपके पास, प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, तो 20 ओम जो होगा इसका सही आंसर होगा आपके क्वेश्चंस का। यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उन दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा कैसा होता है, आपका ऋणात्मक होता है। अब अल्फा क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अल्फा का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का किसी भी पदार्थ का जो ताप पे प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, ताप पे क्या करता है, आपका प्रतिरोध निर्भर करता है। अगर प्रतिरोध गुणांक का मान अल्फा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, यदि मैं ताप को बढ़ाता हूं तो प्रतिरोध के मान में क्या आती है, कमी आती है। यदि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, ताप में वृद्धि करने पे प्रतिरोध के मान में भी क्या होती है, आपकी वृद्धि होती है। तो अब आपको ऐसे पदार्थ के नाम बताने हैं जिनका ताप इंक्रीज करने पर प्रतिरोध के मान में क्या आती है, आपकी कमी आती है। तो यदि आपको याद हो तो अर्धचालक जो हमारे होते हैं, अर्धचालक पदार्थ, वो यही तो होते हैं, ताप में वृद्धि करेंगे तो उनके चालकता में क्या होती है, उनकी चालकता में क्या होती है, आपकी चालकता में वृद्धि होती है, तो प्रतिरोध क्या होता है उसका, कम होता है। इसी तरह से अगर मैं कुचालक पदार्थों की भी बात करूं, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो उस केस में क्या होगा, उनके चालकता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, और प्रतिरोधकता के मान में क्या होती है, कमी होती है। तो दो ऐसे पदार्थ कौन से हो जाएंगे, एक तो अर्धचालक हो जाएगा, एक कुचालक हो जाएगा, जिनके लिए प्रतिरोध ताप गुणक अल्फा का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब होता है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, आपका कम होगा। नेक्स्ट देखो, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेल के विद्युत वाहक बल वह टर्मिनल वोल्टा में क्या अंतर है, पहले तो आपको ये अंतर बताना है। देन उसके बाद में उसने पूछा है आपसे ये आपस में किस तरह से संबंधित है। सबसे पहले तो सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टा में क्या अंतर है। देखो जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई भी आपके पास क्या है, कोई सेल है। अब जब भी ये सेल खुले परिपथ में होता है, मतलब इसके साथ और कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब कैसे परिपथ में होता है, खुला परिपथ है। ठीक है, तो ये जो बैटरी या सेल लगा है, उनकी प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होता है वो तो क्या कहलाता है, आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। कि जब सेल खुले परिपथ में होता है तो बैटरी या जो प्लेटें लगी होती है अपने पास, उनके बीच में जो विभवांतर होता है वो कैसा कहलाता है, आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। यदि मैं इस सेल को किसी परिपथ से जोड़ दूं, जैसे मान लो कोई प्रतिरोध R से जोड़ दिया, तो ये क्या होगा, बंद परिपथ में होगा। और जब भी कोई सेल बंद परिपथ में होता है तो इनकी प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होता है वो क्या कहलाता है, आपका टर्मिनल वोल्टा कहलाती है। जब भी खुला परिपथ होगा तो क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल जो
प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होगा, और जब भी बंद परिपथ होगा उस केस में क्या होगा, वो आपका टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी। अब नेक्स्ट ये पूछा, ये आपस में किस तरह से संबंधित है, तो आपको पता है टर्मिनल वोल्टता V इज इक्वल टू क्या होता है, एफ साइन एन माइनस आई इंटू स्मॉल आर होता है। तो ये इस तरह से क्या है, संबंधित है, मतलब इनका फॉर्मूला बताना है कि टर्मिनल वोल्टता V बराबर क्या होता है, एफ साइन एन क्या होता है विद्युत वाहक बल, आई क्या होता है धारी, और आर क्या होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध सेल का। तो इस तरह से ये क्या है आपके एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो ये आपको इसका फॉर्मूला बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी संतुलित अवस्था की शर्त प्राप्त कीजिए। तो देखो वही आपका वापस से डेरिवेशन, व्हीटस्टोन सेतु आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये व्हीटस्टोन सेतु। आप डेरिवेशन की चिंता मत करें, मैं आपको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा जितने भी चैप्टर वाइज डेरिवेशन सारे जो भी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, पहला अपना पर्पस जो है वो क्वेश्चन सोल्व करने का, इसलिए अपन सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करें। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था का जो फॉर्मूला P अपॉन Q बराबर R अपॉन S है, इसको आपको क्या करना है, ड्राइव करना है डायग्राम बना के। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप कर लेना खुद से, अगर नहीं आता तो मैं प्ले लिस्ट डाल रहा हूँ, आप उसमें से वहां से उसको डेरिवेशन को कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो अपना नेक्स्ट है 2010 तक आ गए अपन। अब देखो विभव मापी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये जो विभव, क्योंकि एबेस का क्वेश्चन है इसलिए अपन इसको कर लेते हैं कि विभव मापी में प्रयुक्त तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होना चाहिए, न्यून होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना। वैसे विभव मापी आपके नॉट इन सिलेबस, मतलब सिलेबस में नहीं है आपके। नेक्स्ट देखो, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। यही चीज मैंने अभी आपको समझाई थी कि यदि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होने का मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोधक ताप गुणांक की वैल्यू क्या होगी, अब प्रतिरोधक काम वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ऐसे दो पदार्थ के नाम मैंने क्या बताया था आपको, एक तो अर्धचालक बताया था और एक क्या बताया था, वो कुचालक बताया था। तो ये दोनों कैसे होते हैं, ऐसे पदार्थों जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई वो तो। देखो वापस नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास, रिपीटेड क्वेश्चन आया है। क्या है कि सेल के टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में एक अंतर लिखिए। एक अंतर सिंपल सा अंतर है कि जो किसी भी कोई भी जो अगर पास सेल जो होता है, ठीक है, यदि इसको अपन खुले परिपथ में रखते हैं, ठीक है, तो इन सेल की प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होता है वो क्या कहलाता है, टर्मिनल सॉरी विद्युत वाहक बल कहलाता है। और अगर इसको बंद परिपथ में डालेंगे, बंद परिपथ में डालेंगे तो इस सेल के जो प्लेटें हैं उनके बीच में जो विभवांतर होगा वो क्या कहलाएगी, आपकी टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी। ये मेन अंतर है इनका। नेक्स्ट क्या है, चित्र में एक मीटर बीज संतुलन अवस्था में है और अज्ञात प्रतिरोध x का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके दिया है ढंग से। अगर आपको याद हो तो व्हीटस्टोन सेतु, अगर ये जो मीटर सेतु जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, व्हीटस्टोन सेतु पे बेस्ड होता है। तो ये अपन को पता है P होता है, ये अपना होता है Q, ये होता है अपना R और ये होता है अपना S। इस तरह से होता है, P के नीचे R होता है, Q के नीचे S होता है। ठीक है, अब अपन को जो क्वेश्चन में ट्विस्ट, अभी तक अपन जो निकाले थे इस अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाले थे, परंतु अब आपको किसका निकालना है, इस R की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू क्या होता है, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर होता है। अब आपको क्या करना है, इस आर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखो एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 सेंटीमीटर इसकी संतुलन अवस्था में दिखा रखा है, मतलब एल की वैल्यू कितनी है, 45 है। तो 100 माइनस एल कितना हो जाएगा आपका, 55 हो जाएगा क्या, ठीक है 100 माइनस एल आपका हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, एस की वैल्यू तो आपको दे रखी है 11 ओम, 100 माइनस एल की वैल्यू आपको दे रखी है 55 ओम, और एल की वैल्यू दे रखी है आपको 45, और आर की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आर की वैल्यू अगर यहाँ से मैं निकालूंगा तो मेरे पास कितना 11 इंटू 45 अपॉन 55 यही आएगा। ठीक है, तो 11 एक 5 5 से 9 बढ़ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 9 ओम आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखनी क्वेश्चन को ध्यान में, तो ऐसा नहीं है हर बार अब अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला एस लगा दूं। डायग्राम को देखना, डायग्राम को देखने के बाद में पता चलेगा ये पी के नीचे आर दे रखा है, तो इस बार आर की वैल्यू आपको क्या करना है, ज्ञात करनी है। तो आर की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 9 ओम यहाँ पे अपने पास वैल्यूज आ जाएगी। तो देखो आपको लास्ट में एक बात बोलनी है, यदि आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाओगे तो मैं गारंटीज देता हूँ आपके फिजिक्स में 56 मार्क्स से कम नहीं आएंगे, क्योंकि जितने भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके इन्हीं में से बनेंगे। इसलिए आपको लिए मैं बहुत ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए फिजिक्स में तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस को करके जाना, इससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे फिजिक्स के अंदर। और नंबर दो चीज, जो आप डेरिवेशंस बोल रहे हो, डेरिवेशन मैंने जानबूझ के सोल्व नहीं करवाए, क्योंकि अगर मैं डेरिवेशन करवाने लग जाऊंगा तो क्या होगा, डेरिवेशन करवाने से ये वीडियोज बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। हमारी पहली प्रायोरिटीज है सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना, हमें क्वेश्चंस करने आने चाहिए, और डेरिवेशन
डेरिवेशन आपको क्लास में सर ने भी करवाए होंगे, तो वहां से आप डेरिवेशन कर लो। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अलग से प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ उसकी, तो आप वहां से प्लेलिस्ट से कर लेना जितने भी सारे डेरिवेशन। और प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना, जो भी अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो आप प्लीज अपने फीडबैक कमेंट में जरूर डालें, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वो बेल वाला आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।